क्यों नाराज़ हो मुझसे? उसके करीब सोफ़े पर बैठते उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। वो मुंह फैलाए बैठी हुई थी। फ़िश खाऊंगी। आज मैं अपने हाथ से बनाऊंगा तुम्हारे लिए। उसके नज़दीक खिसकते वो उसके नाजुक हाथों को अपने भारी मजबूत हाथों में लेते वहाँ लब रखते उसे मनाने की कोशिश करने लगा। क्या वाकई अब मुझसे बात नहीं करोगी कल? उसे वापस मुंह मोड़ते देखकर वो मायूसी से बोला था। हाथों की गिरफ्त उसके हाथों पर कमज़ोर पड़ गई थी। कल्ब ने सख्ती से लब खींचे और उसके हाथों पर गिरफ्त सख्त करते उसकी जानिब रुख किया। हमने कहा था छोड़ दें आप ये काम, कितने ज़ख्म लगते हैं आपको? वो खफकी से बोली थी तो असीर आलम ने हाथ उसके कंधे पर रखते उसे अपने हाथ साथ लगाया। आप अपने आप को देखें और जानवर कितने बड़े होते हैं, काबू करना मुश्किल होता है। देखें तभी कितने ज़ख्म आए हैं। खून से भरे हाथ लेकर आप ज़ोर आते हैं। घर मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके हाथों को अपने कंधे से हटाने की नाकाम कोशिश करते वो तंग कर बोली थी। असीर आलम ने हाथ ज़रा सा उसके कंधे पर ऊपर उठाते अपनी बाजू पर आस्तीन ठीक करके जहाँ खून की लकीर वाज़िया थी। क्या खाएंगे हम फिर? उसके नाक दबाते वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन आपको चोट लगती है असीर। वो उसकी तरफ मुकम्मल रुख मोड़कर बैठे बोली। आंखों में वाज़िया फ़िक्र थी और धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों की लट को उंगली से लपेटते। लेकिन सरवाइव करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। उसके लटकों खींचते साथ उसकी कमर में हाथ डालते उसने उसके वजूद को अपने ऊपर गिराते गमगीन लहजे में कहा, जान है तो जहान है। वो बड़ी समझदारी से बोली तो नरम उंगली उसके सीने पर चलाते वो पुरसकून और शायद वो उसकी बात मान लेता। मतलब तुम हो जहान। गर्दन झुकाए उसकी दोनों गालों को अपने हाथों में लेते उसके चेहरा ऊपर उठाते हल्के से उसके लबों पर बोसा दिया और ज़ोर से आंखें मीच गई। जिस्म में सनसनी सी लहर दौड़ पड़ी। लेकिन पैसा इतना ज़रूरी नहीं है। उसके लबों के लम्स को अपनी गाल पर रेंगता महसूस करके वो हिचकिचाहट से बोलते अब भी एहतजाजन कहा। असीर कान की लू को उसके दांतों का जान लेवा लम्स महसूस करते वो चिल्ला उठी थी और बालों में हाथ फेरते कहका लगाकर उसके नाक दबा गया। पैसा ज़रूरी, कल बहुत ज़रूरी। उससे मज़ीद बाहों में भरते खुद में भीड़ से वो जैसे कहीं खो सा गया था। वो और वक्त यकीनन अज़ियतनाक है जो अब उसके चेहरे पर यूँ दिख रहा था। लेकिन आप तो कहते हैं खलूस मोहब्बत इज़्ज़त एतबार की ज़रूरत है। उसकी कमर पर अपने नाजुक हाथों की गिरफ्त सख्त करते वो आम से लहजे में गोया हुई थी। और फिर के पत्थर की ज़माने के बात है असीर आलम, और ये पत्थर का ज़माना नहीं है। वो लब नीचे मुस्कुराकर बोला। वो बहुत हुनरमंद शख्स था। वो हर हालत में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाने का हुनर बखूबी रखता था। यूँ महसूस हुआ जैसे सबसे परफेक्ट हो। क्या वाकई? मैं मत जाएं। वो 9 साल का बच्चा था जो अपनी माँ के सामने खड़े उन्हें रोकने की कोशिश में था और उनकी आंखें इतनी नम थीं लेकिन वो बार बार नहीं झपक कर रहा था। अपनी माँ की शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था। हटो मेरे रास्ते से। उसका बाजू पकड़े वो उस औरत से उसको साइड पर फेंक दिया और उसका बाप जो कुछ दूर बेड पर लेटा हुआ था वो कुछ बोलने की कोशिश में हलकान होता जा रहा था। वो बच्चा ज़मीन पर गिर गया। माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ जा सकती। हाँ, एक औरत ज़रूर छोड़ सकती है। क्या हम भी पैसे पर तवज्जो दें? वो लब काटते सर उठाकर उसकी बियर्ड पर उंगली फेरते जैसे माजी खींच लाई हो। उसकी बात पर वो चौंक गया। नहीं, हम पत्थर के ज़माने में ही ठीक हैं दिल। उसे मज़ीद खुद में बींचते वो उसके माथे पर बोसा देता नरमी से बोला। उसकी ज़िंदगी की पहली औरत उसे दुत्कार गई थी। वो औरत उसकी माँ थी। और फिर औरत माँ बन जाए और उसमें वो ममता ना हो तो इसकी मिसाल उस अंधेरी रात के मुतरादिफ होती है जहाँ पर हम आंखें खोल कर भी चलें तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। हम अंधे ही माने जाएंगे। ये पत्थर का ज़माना है। ये ज़माना जदीद। यहाँ इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है फ़कत अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। वो ज़माना जदीद है। हमसे बहुत कुछ छीना गया है। मैं कैसे कबूल कर लूँ कि इस ज़माना जदीद को जहाँ हम एक दूसरे को इसलिए भी अपनी खुशी नहीं बताते कि वो नज़र ना लगा दे। हम इतने मुनाफिक हैं। ज़माना जदीद ने हमें बहुत आसाइशें दी हैं और कीमत इंतहाई कम वसूल की है। खलूस मोहब्बत, भाईचारा, बग़ैर किसी गर्ज़ के एक दूसरे के काम आना, घंटों दिल साफ़ रख कर बातें करना, इज़्ज़त, एहतराम, एतबार, बस यही चंद बेमायनी चीज़ें हैं तो वक्त कीमत में दी जाती हैं। हमने क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका बाप बिस्तर पर सिसक पड़ा था। वो औरत चली गई हमेशा हमेशा के लिए अपने शोहर को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, फ़कत इसलिए कि उसका शोहर अब बीमार था। वो उठकर पानी नहीं पी सकता। फ़कत इसलिए वो उसकी आसाइशें पूरी नहीं कर पा रहा। और फिर कौन अहमक कहता है कि दौलत से कुछ हासिल
नहीं होता। अगर दौलत से कुछ हासिल ना होता तो इंसान उसे जमा ही करके ना रखता, दूसरों से बचा कर ना रखता, उसे किसी को देने से कतराता ना। तो ये बात कबूल की जाती है कि ज़माना जदीद में हम एक और अचीवमेंट कहें, इंसान पैसे का ग़ुलाम है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, उसका बाप भी उसकी दारे फ़ानी से कूच कर गया और अब उसकी सफ़ाकत भरी दुनिया में अकेला है। अकेला होने का मतलब समझते हो तुम? कहते हैं तन्हा वो नहीं होता जो किसी जगह तन्हा मौजूद हो, तन्हा वो होता है जो बड़ी दुनिया में, बड़ी महफिल में भी खुद को तन्हा महसूस करे। वो 9 साल का बच्चा भी इतनी खलकत में तन्हा रह गया था, कई चेहरों को देखता उसने जाना। इंसान हालात के चक्कर के मुताबिक अपने चेहरे से एक मास्क उतार कर दूसरा पहन लेता है। वो दरबदर था, सड़कों पर गिरकर ज़ख्मी होने वाला। फिर वो जदीद दौर में कहीं निकल गया जहाँ हुकूमत है तो सिर्फ़ एक चीज़, पैसा। वो पैसा हासिल करना चाहता था और उस पैसे को अपनी माँ के कदमों में रखकर फ़कत उसके कुछ मिनट चाहता था, उनका कुछ वक्त। आज उसके पैसा इतना है, वो अपनी माँ से मिल सकता है। हाँ, उसका कैफ़े, उसे याद था उसने जितने भी गलत लोगों से पैसे लिए थे उन्हें वो फ़ौरन जला देता था। उसके पास बस अपने कैफ़े से हासिल शुदा रकम थी। वो जिस घर में रहता था वो उसका नहीं था, वो जिसके मुकाम पर था वो मुकाम भी उसके किसी से छीना था। वो जानता था कि कोई उससे भी छीन लेगा और आज किसी को मार कर आया था। आज भी उसने अपने हाथों को अपनी आस्तीन से छुपाने की कोशिश की थी। वो आज भी अपनी बीवी के मुजरिम को मार कर आया था, वो जिसकी वजह से उसकी बीवी ने इतना कुछ सहा। कल्ब के नाना, जिसने फ़क्त कल्ब को दुत्कार दिया। कल्ब का बाप, एक छोटे दर्जे का मामूली सा शख्स जिसने कल्ब की माँ से मोहब्बत करने की गलती की थी और उसकी माँ ने उस आदमी के साथ शादी करने की। कल्ब के माँ बाप वो बहुत भागे थे, फिर कदरे अलग थलग इलाके में अपना छोटा सा मकान बनाकर रहने लगे। बेटी को महफूज रखना चाहते थे कल्ब के नाना। जब कल्ब के माँ ने उसे अपने बाप के पास लेकर गई तभी उस सफाक आदमी ने ये कहकर उसे मारने का बोल दिया। न जाने किसका गंदा खून है। वो बहुत मुश्किल से अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भागी थी। अगर तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो जो खुद से पहले आपको रखें तो उन्हें मजबूती से थाम लें, कहीं वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए। वो सही मायनों में इंसान होते हैं। आपको खुश होना चाहिए, आप इंसानों के साथ रह रहे हैं, गुलामों के साथ नहीं। उसके नाना खुद गलत कामों में मुलव्वस थे और इसी तरह आज उनका सामना एसेल एडम से हुआ। और फिर एसेल एडम कहता है, माफ़ी लफ्ज़ उसकी लिस्ट पर मौत के बाद आता है। वो इटली लड़कियों को स्मगल करता था और वहाँ से उन्हें उनकी कंट्री भेज देता था या उनके के ठिकाने पर। वो ओटावा का डॉन था, एक अच्छा अदाकार था। वो बुरे लोगों से लड़ता था और अच्छे लोगों से उसका कोई वास्ता नहीं था। बस एक ज़ीरू को छोड़कर उसने अपने काम को एक रूल तोड़ा था। माफिया में रिश्तेदारियां नहीं करते, लेकिन उसने दिल लगाकर रिश्ता बना लिया था। हाँ, वो कई जगह पर गलत था, उसके काम का तरीका गलत था, लेकिन मुकाबिल खड़े बुरे लोग भी अच्छे तरीके से उसके साथ पेश नहीं आते थे। कभी कभी वो आपको खुद दलदल में उतारना पड़ता था और दलदल में धंसा हुआ इंसान ये तो तय होता है कि वो अपनी सच्चाई कभी कल को बताने वाला नहीं था। वो आखिरी हद तक जाकर अपनी सच्चाई उसे छुपाने वाला था। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे लड़ मरे। उसकी आंखें बचपन के तरह फिर से कई बार झपकी और फिर से आंसू को अपने अंदर उतार गया और फिर से एक मजबूत शख्स बन गया। आप दौरे जदीद में हो, ये हमेशा याद रखें। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी पर भी एक अच्छी हुकूमत कर सकते हैं। और अपनी माँ के पास एक आखिरी बार जाना चाहता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थी। वो पैसा आज भी किसी और गुलाम की तलाश में सरगर्दा है। कहते हैं एक शख्स था जिसने कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल कर मुझे दफना देना ताकि लोग ये ना देख सकें कि मैं खाली हाथ इस दुनिया में जा रहा हूँ। दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाता है। उसने गर्दन झुकाकर अपने सीने पर सोई अपनी बीवी को देखा और उसे सुकून हुआ। वो धीरे से मुस्कुराया और झुककर उसके माथे पर लब रखे सुकून से 2 पल की आंखें बंद की। और वो 2 पल थे जो उसकी बीवी की पेशानी पर बोसा देते आंखें पिंक की थीं। वो 2 पल उसके ज़िंदगी से कहीं ऊपर थे। लालच हमेशा इंसान से कीमती नुकसान एक ही हो करता है कि जल्द या बदेर वो हमसे हमारा ही सुकून छीन लेता है। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है, जिसकी उल्फत में बुला रखी है दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा है। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने अनायत की है।
कारवां गुज़रे जिससे उसी रनाई में, जिसकी उनकी आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो मोहब्बत हवाएं, जिनमें उसके मलबूस के अफसरदा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है इस बामे महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहर आँखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। हम पे मुतशरका है एहसाने गमे उल्फत का, इतने एहसान के गुनवाऊँ तो गनवा ना सकूँ। हमने उस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तरह और को समझाऊँ तो समझा ना सकूँ। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हमायत सीखी, यासो हरमान के दुख दर्द के मायने सीखे, ज़ेरे दस्तूर के मुसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुख जर्द की मायने सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेसक जिसमें अश्क आँखों में बिलकते हैं, सो जाते हैं नातवां के नवालों पे झपटने के अकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाज़ार में मज़दूर का गोश्त, शाहराहों पर गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। मेरा बाप नहीं था ये कह रहे थे, तुम कैसे कह सकते हो ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले। वो जो सुकून में खड़ी ही एकदम चीख पड़ी थी। मुकाबिल के लफ्ज़ों ने उसे आग लगा दी थी और उसने बेहद लगाई थी। हाँ, वो तुम्हारा बाप नहीं था फजर रिजवान। कभी अपने बाप की शक्ल देखी है तुमने? उसकी हैरत से फैली आंखों ने एकदम नमकीन पानी बहता और देख कर वो लहजा नरम करने के साथ आवाज़ भी धीमी कर गया और उसके बाजुओं पर गिरफ्त बनाने पर उसके बाजू पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब वो उसके हाथ को झटक दिया, बोलो जवाब दो, कभी देखा है तुमने अपने वालिद को? वो दाएं भवें उठाकर बोला था। वो लब काट कर रह गई और उसकी नम आंखों से उस शख्स को देखा और उसे ही देख रही थी। हाँ, रोंदी हुई आवाज़ में वो बस एक लफ्ज़ बोल चुकी थी, कब। जब्त उसे देखते ही वो फिर से उस सवाल कर गया। शायद उसका जब ज़माने में बहुत कठिन था। तसव्वुर में देखा था। वो सिसक पड़ी थी, बोली, हाथ की बुझ से आंखें भी बिछोड़ रही थी, फिर भी आंसू बगावत करते बहकर निकल गए। किसने दिखाई थी तुम्हें? उसकी जानिब एक कदम हटाते हुए बोला, खिड़की से आती हुई तेज़ हवा। ताई ने, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन फिर भी सुन चुका था। उसके एहतियात से उसके बाजुओं के हसार में लेता। वो तुम्हारा बाप नहीं था। वो तस्वीर तुम्हें झूठी दिखाई गई थी। वो कोई मुजरिम था जो हॉस्पिटल से गायब हो चुका था। उसे पुलिस पकड़ लेकर ले गई थी। उसके गिर्द आहिस्ता से हसार खींचते नरमी से बोला। तो फजर रिजवान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। उसके पीछे तुम्हारी ताई की कोई बुरी सोच थी। शायद वो तुम्हारे इस नकली बाप के थ्रू तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती थी, तुम्हारी शादी किसी आवारा से करवाना चाहती थी। यहाँ फिर हो सकता है कि वो उसकी तरफ देखकर हर मुमकिना हल तक पेश पहुँच चुकी हो। और फिर कमरे में उसकी हिचकियाँ गूंजने लगीं और उसने दूर से होने की नाकामी कोशिशें करने लगी। फजर रिजवान ने उसकी नकली बाप की वजह से ही वो आदमी पकड़कर क्लब लेकर गए थे। इस आदमी ने उनके पैसे देने थे और कहा था कि अगर वो नहीं दे पाया तो उसकी बेटी को ले जाना, वो उन्हें दे देगी। और इसने बाकायदा फजर की तस्वीरें आदमियों को दिखाई थी और फजर रिजवान की तस्वीरें उसकी ताई ने उस आदमी को दी थी। जैसे फजर रिजवान ने अपना बाप समझकर उन्होंने फजर रिजवान का सौदा किया था। लोग अब इतने बेहिस क्यों होते हैं? अपने घर की इज़्ज़त को चार दीवारी में रहने के हुक्म देते हैं और दूसरों की इज़्ज़त को, वो इज़्ज़तों को हर सूरत पामाल करते हैं की कोशिश करते हैं। तो एक और बात का गोया ख़ुलासा ये है कि औरत के साथ एक मुखलिस मर्द का होना आज के जदीद दौर में इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए सांस का होना। चुप कर जाओ और फिर से जालिम बन रही हो। उसके सर को धीरे से सहलाते वो बहुत नरमी से बोला था, जैसे किसी कि उस लड़की को लहजा नरमी और ज़ख्मी शुदा था। वो बहुत सी बातें उससे छुपा गया था। वो कयान सिकंदर था, उसे ना जानने ही फ़ायदे में रहने के मुतरादिफ था। सो उस लड़की को फ़ायदा पहुंचाया था। वो प्रॉपर सर मलिक, वो उस इंडस्ट्री में था। लड़कियों के लिए वो उन्हें वहाँ से गायब करता था और फिर ना जाने वो लड़कियाँ कहाँ कहाँ जाती थी। वो सुकून में था जब तक चलती फिरती शामत उसके पास नहीं पहुँची थी। कयान सिकंदर वो कई बरसों से मलिक के पीछे था, मगर मलक जो खुद एक
प्रोड्यूसर था, वो उस बेटा बिजनेस चला रहा था। नुमान मलिक, जिसे जाज़ब कमाल ने मारा था, वो उससे बदला लेने के लिए कयान सिकंदर को मारने की कोशिश कर रहा था। कयान सिकंदर ने उसका हर प्लान वहाँ रहते चौपट कर दिया था। तभी तो उस दिन फ्लैट में जाज़ब कमाल ने कहा था कि तुम अपना ख्याल रखना कयान सिकंदर, क्योंकि वो नुमान मलिक को मारने वाला था और जानता था कि मलिक ज़रूर आग बगोला होगा। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन हमराज, एक दूसरे के गुनाह से वाकिफ़, एक दूसरे के अच्छे कामों से भी वाकिफ़, दोनों जासूस थे। और जब यमन वहीद को ले जाकर जाज़ब कमाल का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ तो उसने ये काम छोड़ दिया। तब कयान सिकंदर अकेला रह गया और एक हफ़्ता गायब हो जाने इसलिए रहा कि वो मलिक को पकड़वा सकेगा। और अब किसी की भी वक्त जाज़ब कमाल खुद सलाखों के पीछे पहुंचने वाला था, और जो उसने किया वो गलत था और उसकी बिना कोई अगर कानून को लगती तो उसे सज़ाए मौत होनी थी। वो लड़की जो इस दिन पार्टी में आई थी, उसके करीब आने की कोशिशों में ही कयान सिकंदर के लिए चलती फिरती मौत थी। मीडिया को वहाँ जो खुद जाज़ब कमाल ने बुलाया था, लेकिन उस लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया, बाजी पलट गई थी। कयान सिकंदर वहाँ से निकला और फजर रिजवान से पहली मुलाकात के बाद नाजुक हसीना बनना वो कभी नहीं भूल सकता था। और रही बात मरियम की, तो वो इसलिए गलत नहीं थी कि वो कयान सिकंदर के पास आई थी, वो इसलिए भी गलत थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को तरह तरह के ख्वाब दिखाकर मलिक के पास लेकर जाती थी। और इसकी सच्चाई कयान सिकंदर को बाद में पता चली थी, जब उसने मलिक के साथ बियर बांधा था और फजर से मुलाकात के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था। 4 साल तक वो रब के हुज़ूर माफ़ी मांगता रहा और उसे माफ़ी आज मिली थी। फजर की ताई हवालात के पीछे थी और अब सब दुरुस्त था, सब अपनी अपनी जगह थे। जाओ वज़ू करके आओ, उसने आंसू साफ़ करते हुए नरमी से बोला था और खामोशी से वहाँ से हट गया। कयान सिकंदर अपनी भीगी शर्ट को देखा और फिर उसकी पुश्त को। वो खुद भी वहाँ से निकल गया। वह जब कमरे में आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो कमरे से निकलते उस कमरे में गई जहाँ दास्तान का आगाज़ हुआ था। वो कुरान पाक खोले बैठा और दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। आ जाओ, उसने ज़रा सर उठाकर उसे मुखातिब करता और अपने पास बुलाया। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी जानिब गई। वो उसके बिल्कुल करीब बैठ गई। वो हल्के से मुस्कुराया और सूरह यासीन की तलावत करना शुरू की। वो खामोशी से उसे सुनती, आंसू से उसके आंख को नम करते, तलावत ख़त्म करते, उसने कुरान मजीद को बंद करते, अकीदत से चूमते उस लड़की के हचकोले खाते वजूद को देखा, उस तरफ मुड़कर रो दिया। मुझे गवारा नहीं है यूं उनकी आंखों को बेमोल होना। वह नरमी से हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को अपनी पूरों पर चुनते गोया उसके हाथ थाम गया था और उठ खड़ी हुई अलमारी तक गया, कुरान मजीद वापस जगह पर रखा और उसे अपने मुकाबिल को देखा। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा ज़ौजा कयान, उसके माथे पर लब रखते वो मोहब्बत से बोला। फजर रिजवान के लब मुस्कुरा उठे और इस वक्त मोहब्बत ही नहीं, उसके अमल, उसके लफ्ज़ों में तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस कर रही थी। तहज्जुद पर शुरू होने वाली वो मोहब्बत की दास्तान तहज्जुद पे ही पाया तकमील पाते हुए ख़त्म हुई थी। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए चंद अल्फाज़ ही काफ़ी होते हैं। कभी कभी ठोकर खाना और लगाना बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो दोबारा संभल सके। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिशें थी आंवला है मुझे, हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफ़िला है मुझे, कोहकुन हो के कैस हो के फराज, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे। मैं पैगंबर न सही हूँ तो पैगंबर जैसा, कोई घर भी नहीं वीरा मेरे घर जैसा, अहले दिल की नज़ाकत से वाकिफ़, वरना काम लफ्ज़ों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। मेरी वुसअत का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, एक कतरा ही सही हूँ तो समुंदर जैसा, मैंने असाब वो पत्थर का बना रखा है, एक दिल है जो बनता नहीं पत्थर जैसा, हम फ़कीरों को कभी रास ना आया वरना हमने पाया था मुकद्दर सिकंदर जैसा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर जा सकती हो? मैं क्या तुम्हारे मामले में इतना बेखबर हूँ? हरगिज़ नहीं, ना 4 बरस कबल बेखबर था और ना ही 4 बरस बाद बेखबर हूँ। रॉकिंग चेयर पर झूलते वो बहुत मदम मगर सर्द आवाज़ में बोला था। कमरे तारीक थे, बहुत नीम सी रोशनी थी, बहुत मदम सी, इसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो ना जाने उसके वजूद को देख पा रहा था, लेकिन वो इश्क जिसके मुकाम पर पहुँच गया था वो उसी सूरत मायनी रखता था। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो उसकी आहट पर भी पहचान जाता था। मुझे जाने दो, वो अटकते हुए बोली थी। गले में आंसुओं का बंधा अटक रहा था। वो खौफ से लरजते कदम दरवाजे की जानिब लेकर वहाँ से फ़रार होना चाहती थी। कोशिश भी मत करना। उसने रॉकिंग चेयर पर
झूलते हुए साफ इनकार कर दिया। वो तड़प गई थी बहुत मदम रोशनी में। उसने बेहिस का चेहरा देखा था। आज तुम इतने बेहिस क्यों बन गए हो जाजिब? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या लगता है तुम्हें यूँ मुझे कैद करके तुम मुझे खुद के साथ रख लोगे? मुझे मज़ीद नफ़रत हो जाएगी तुमसे, ये याद रखना तुम। वो गुस्से से चला उठी थी। उसकी आंखों के गिर्द से हल्के आंखें मुकम्मल सोजिश का शिकार हो गई थी। बिखरे बालों और मुलझे कपड़ों में वो कोई नीम पागल में मालूम हो रही थी। तुम कर ही नहीं सकती मुझसे नफ़रत। वो बोलते बोलते चेयर से खड़ा हो गया और रुख उसकी जानिब करते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। वो उसके कदमों की छाप घड़ी की सुइयों की टिक टिक करके साथ साथ अपने कमरे में अपनी छाप छोड़ने लगा था। लेकिन उसकी मर्तबा वो खौफ नहीं खा रही थी। वो वहीं जमकर खड़ी हो गई और बस किसी भी कीमत पर उसके घुटन ज़दा कैद से बाहर निकलना चाहती थी। किसी भी कीमत पर। अगर करती तो उस दिन मेरे खून की परवाह किए बगैर तुम चली जाती। तुम नहीं गई, तुम नहीं जा सकती थी। वो उसके दोनों कंधों पर मजबूती से हाथ जमाते न जाने किस को समझा रहा था और उसके सामने खड़ी लड़की थी। बकवास बंद करो। अपनी तुम्हारी की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ जो किसी को कत्ल कर देती, और इसलिए रुक जग गई हूँ कि सिर्फ इंसानियत के नाते। कंधों से उसके हाथ बुरी तरह झटकने और जानती से चिल्ला उठी थी और उसके साथ आंखों से टिप टिप आंसू भी गिरने लगे थे। वो शख्स अपने झटके गए हाथों को देखता रह गया और कई पल झूठ बोलती नहीं मानता था। वो दांतों तले बुरी तरह जमा गई और आंखों में वही नमकीन पानी पर ज़ब्त का बंद बांधे चीखना था। उसने वापस लड़ते हाथों उसके कंधे पर जमाए। वो लड़की शिद्दत से रो दी। तुमने वो हिचकी भरकर ज़ुबान से बोलने से इनकार कर गई। ज़ख्मी होते तड़प रही थी। तुमने मुझे पागल कर दिया है जाज़ब कमाल। वो बोलते बोलते आखिर में बेतहाशा बुलंद आवाज़ में चीखती उसे पूरी कुव्वत से धक्का देते खुद से दूर कर गई। वो 2 कदम पीछे कर लेते लड़खड़ा कर रह गया। आंखें यकदम सुर्ख पड़ने लगी और बुरी तरह मुट्ठियाँ भींच गई। और मैं जो पिछले 4 साल से तुम्हारे पीछे काफिर बन गया। वो सख्ती से बुरे रौब से चीख पड़ा था और उस सख्ती से पास पड़े शीशे की टेबल को ठोकर मारते और चिल्लाते सामने खड़ी लड़की को देखते उसने शदीद गुस्से से खौफ खाते ज़मीन को रोते हुए बैठती चली गई। तुम एक जानवर हो, खुद गर्ज इंसान हो। वो पीछे बैठे सिसक पड़ी थी और ज़मीन पर सर रखे वो शिद्दत से रो दी और इस लफ्ज़ लड़खड़ाने पर वो शख्स एकदम परेशान हो गया। ठीक है, मैं गलत हूँ, तुम चुप कर जाओ। उसकी जानिब कदम बढ़ाते उसके करीब नीचे बैठते खुश्क लबों पर ज़बान फेरती तहम्मुल से बोला और उसका हौसला देने को वो हाथ उस लड़की की जानिब बढ़ाया। उस मजबूत साफ मालिक शख्स ने पाया उसका हाथ लर्ज़ उठा था और बुरी तरह लर्ज़ा, जैसे एक हौसला उस लड़की उससे दूर ले जा रही हो। चुप कर जाओ, क्यों अजियत देती हो मुझे? वो उसके लर्जता हाथ पीछे नहीं खींचना। उसने लबों पर ज़ुबान फेरते वो लर्जता हाथ उसके हाथ पर रख दिया और वो धीरे से उसके बाल से हिलाने लगा और उसका हलक बार बार खुश्क हो रहा था। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम क्यों नहीं समझते? मैं कहाँ यहाँ रही तो मर जाऊँगी। वो रोते हुए सर उठाकर बेबसी से बोली थी और उसके हाथ को झटकने की कोशिश करते उस लड़की के हाथ भी लर्ज उठे थे, लेकिन वो बार बार कोशिश करती उसके हाथ को झटकने लगी। तुम जाना चाहती हो मुझे छोड़कर? चंद पल की खामोशी के बाद वो फ़कत एक जुमला जाज़ब कमाल के लिए आखिरी था, उसकी रूह के लिए आखिरी था। उसने दूर होने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है वो ज़िंदा हो या मुर्दा या लाश हो, या क्या फ़र्क पड़ता है? जाने दो प्लीज़ मुझे। उसके चेहरे को देखते वो मुश्किल बोल पाई थी। नीम तारीकी में उसका चेहरा इतना वाज़िया था कि वो नार यमन वहीद देखती उसके लफ्ज़ नहीं कहे और उसने मौत का परवाना उस शख्स की तरफ धकेल दिया और उस शख्स का चेहरा यूं था जैसे सामने मौत देखी हो। तो वो वक्त भी आन पहुंचा जहां यह सहारा भी आर्जी साबित हुआ। वो हतमतब लहजे में बोला था या शायद लहजे में इतनी सख्त ही ना थी। मौत का हुक्म सुना था। वो बेबस की इंतहा को पहुँच चुका था और फिर जाज़ब कमाल ने अपना लर्जता हाथ किसी बेजान शय की तरह यमन वहीद के सर से खींच लिया। वो जाज़ब कमाल ने अपना वजूद यमन वहीद पर ममनू कर दिया तो मुझे दुदकारते वालों में एक और सा इजाफा हो गया। आज वो उसके करीब उठ गया था बिल्कुल खामोशी से। यमन वहीद ने सर उठाकर उसकी पुश्त को देखा। वो कदम जिन्हें वो मजबूती से रखने का आदी था आज लड़खड़ा रहे थे। वो जाकर वापस रॉकिंग चेयर पर बैठ गया और यमन वहीद का दिल जैसे बंद होने लगा था। तुम जा सकती हो यमन वहीद, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझ जैसा बदबख्त शायद ही कोई हो। वो सिगरेट सुलगाते कुर्सी पर झूलने लगा था। उसकी आवाज़ पर हर किस्म के तासुरात से पाक थी। चेहरा सपाट था, कोई जज्बात भी नहीं थे। यमन वहीद वो अपना बोझ उठाती ज़मीन से उठ खड़ी हुई और उसके कदम आगे बढ़ने लगे और उस शख्स ने सिगरेट पर गिरफ्त सख्त कर ली। दूर जाते उसके कदमों के आहट पर यूँ जैसे दुनिया की हर तकलीफ दे आवाज़ को उसकी समातों में अंडेल दिया हो। तुम ऐसे क्यों हो जाज़ब कमाल? दरवाजे की जानिब बढ़ते उसने कदम रोक गए और उसकी
आवाज़ से एकदम ही हर तकलीफ़ और आवाज़ जाज़िब कमाल की समातों से दूर कर दिया और धीरे से मुस्कुरा कर उठा, जैसे ज़िंदगी ने वापस अपनी तरफ खींच लिया हो। एक नाजायज़ शख्स ने तुम पर क्या उम्मीद रख सकती हो, जिसे कदम कदम पर दुनिया ने दुत्कार दिया हो। वो एकतरफ़ा तन से हंसा और सिगरेट का गहरा कश लेते उसने वो कड़वी सच्चाई बयान की और जो दिन रात के सेब की तरह उसे खा रही थी। जाज़ब वो लड़की लड़खड़ा गई और दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं आखिरी हद तक। और फिर उसने नमकीन पानी रवानी से बहने लगा और वो जब से लब भींच गई और उसने उस शख्स को देखा जहाँ जिसका चेहरा अयां था, जिसने अपने बाप ने उसे दुत्कार दिया, जिसकी माँ ने उसे दर्द भटकते न जाने कितनी दहलीज़ों पर रखा। और उस शख्स ने तुम पर क्या तवक्का रखती हो और उसने ज़िंदगी को कैसे जिया होगा। वो बहुत आम से लहजे में बोला। दुआ हुआ तब हमें तहलील होता। लहजा आप बिल्कुल आम सा था। आम से लहजे को आम बनाने में उसे बरसों लगे थे। बरसों का सफ़र तकलीफ़देह होता है। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए ज़मीन पर गिर पड़ी। फटी फटी आंखें लिए कुर्सी पर झूलता उसका वजूद देखती रही। तुम एक नाजायज़ शख्स की नाजायज़ मोहब्बत हो यमन वहीद। वो लब भींच गया और कुर्सी के बाजू पर उसकी गिरफ्त बहुत सख्त होती, इतने सख्त कि उसके हाथ में दर्द की टीसें उठने लगी, लेकिन उसे गिरफ्त कम ना की। एक बच्चे के जहन में बिठाना वो नाजायज़ है, उसे सबके सामने बताना वो नाजायज़ है, लोगों को उस पर हंसना। तुम समझ सकती हो? नहीं, तुम नहीं समझ सकती। मैंने लोगों को मुझे धक्के देता पाया है, मैंने लोगों को मुझ पर हंसता पाया, मैंने बरसों एहसास कमतरी में बोझ उठाया है। कोई मुझे बता सकता है मेरी क्या गलती थी? मैं चाहता मुझे नाजायज़ पैदा किया जाए? वो बोलता चला गया। बरसों बाद उसने अपने ज़ख्म को रेदे थे। बरसों बाद उसने खुद अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़का था। बरसों बाद उसके हलक में सांसें अटकने लगी थी और यमन वहीद ने उसके नीम तारीकी में डूबे चेहरे को देखती रह गई, पथराई हुई आंखों से। वो कुछ बोल ना पाई, कुछ भी नहीं। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मेरा बाप जिसने मेरी माँ से मोहब्बत की या वक्त गुजारी मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन उन्होंने उससे निकाह नहीं किया। ये लड़कियाँ इतनी अंधी क्यों होती हैं? वो मदम लहजे में बोला। कमरे में एक नस्वानी सिसकी गूंजी और वह शख्स ज़ब्त की इंतहा पर पहुंच चुका था। मोहब्बत के चंद बोल, थोड़ी सी फ़िक्र, चाशनी में डूबी चंद बातें। आप किसी भी औरत को ख़रीद सकते हैं, आपको पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। वो हाथों को मसलते हुआ बोला। सिगरेट उसके हाथ में ही जलती और उसकी उंगलियों को जला चुकी थी, लेकिन वहाँ से परवाह किसे थी? उसने तो ना थी। जब मेरी उम्र चंद सांसें थी तब से मैं कभी उसके दर कभी दरबदर, और जब मेरे बाप को अपनी ज़ौजा मोहतरमा से औलाद नहीं हुई तो उससे मेरा ख्याल आ गया, तो उसने अपनी तमाम दौलत मेरे कदमों में ढेर कर दी। क्या एक 7 साल के बच्चे को दौलत की गर्ज होती है? मुझसे तो हर जगह एक ही सवाल किया जाता था, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? और ये सवाल आज तक मेरी रूह पर भारी है। वो कुर्सी की पुश से सर टिका कर उसकी आंखें मूंद ली और बंद होते होते भी आंखों में दगाबाजी करते 2 शफाफ लकीरें उसके गालों पर लड़खड़ा गईं। तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम्हारा बाप कौन है? वो हंसते हुए ज़ख्मी से लहजे में बोला। तो यमन ने ज़ब्त से आंखें मींच ली और चीखों का गला गोंद देना चाहती थी। वो वजूद उसके पास शुरुआत से कोई नहीं था। उम्मीद रखती हूँ कि तुम उससे वो अपने रिश्तों को लेकर हद तक एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है। उसने आंखें खोल दी और कई आंसू आंखों के हद फैलांगते चेहरे पर गिर गए। गोया दोबारा उस अज़ियत में वो धकेला गया। तुमने भी तो कसे थे वो अल्फाज मुझ पर। वो तंज नहीं कर रहा, वो बस बोल रहा है। और यमन वही देरों पानी पर वो लोगों पर हाथ जमाते सिसक पड़ी। वो उसे बताना चाहती थी कि उसने तो बस इसलिए कहा था कि उसके वालिदैन का, क्योंकि अफवाहें सुनी थी उसके वालिदैन शायद कोई गैर कानूनी काम करते थे, क्योंकि वो बहुत कम मंजरे आम पर आए थे और उसे कह नहीं पाई थी। वो ज़ख्म जो उसके दिल पर उसने लगाए थे वो इसलिए शर्मिंदा थी। उसने कहा कि यमन वहीद अपने लफ्ज़ों पर पछताओ, और आज ज़मीन पर बैठी है यमन वहीद अपने लफ्ज़ों पर पछता रही थी। मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा पैदा होना चाहता था? वो कुर्सी से उठ गया और उसके कदम मजबूती से ज़मीन पर जमे हुए थे। अब वो लड़खड़ा नहीं रहा था और उसकी आंखों के गोशे सुर्ख थे, कपड़े सलवट ज़दा थे और चेहरा सता था और कोफ्त लिए हुए वो बेजारी लिए जैसे अब चीज़ों से, रिश्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी लातदार लड़कियां जो मोहब्बत के महज 2 बोल सुनते ही अपनी मोहब्बत पर यकीन करके महबूब को दिलाने के लिए इस्लाम की हदूद को फैलांग देती हैं और नाम देती हैं कि वो मुखलिस हैं। क्या मुखलिस लोग मोहब्बत का यकीन कुछ इसलिए इस तरह मनाते हैं? क्या हाँ, ऐसे मुखलिस लोगों पर मर्दों की वो कौम जो जिस्मों के साथ खेलती है वो तरबियत याफ्ता नहीं होती और उसे किसी अजीम औरत ने शायद तरबियत नहीं दी होती। ऐसे रिश्तों को कोई वजूद नहीं होता जिस पर माशरा आपसे पूछने ये कौन है तुम्हारा या क्या लगता है तुम्हारा। ऐसे रिश्ते खोखले होते हैं और जब आप इन 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो आपको चाहे
फ़ौरन उस रिश्ते से दस्तबरदार हो जाए। यकीन जाने वो अज़ियत इस अज़ियत से इंतहाई कम होगी जो आपको मुस्तक़बिल में उठानी पड़ेगी। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, अगर पसंद करते हो तो रज़ामंदी जानो और अपने रिश्ते को हलाल करो। क्या आपको गवारा है कि आपकी मोहब्बत पर सवाल उठे और आपके पास जवाब ना हो और आप कहें दुनिया ऐसा ही कहती है? अगर हाँ तो आप मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत ऐसी नहीं होती कि मोहब्बत नापाक हो, और जब आपके दरमियान कोई रिश्ता हो तो मोहब्बत पाक होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो जो औरतें तुम्हें पसंद हैं उनसे निकाह करो। वो कमरे से बाहर निकल गया और उसे वहीं छोड़ गया। यमन वहीद का दिल दहल रहा था और उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। बचपन से जवानी तक वो ऐसा बोझ उठाना जिसमें आपकी कोई गलती ना हो और आपको पता हो, उसे आज पता चला था कि अपने रिश्तों को लेकर इतना जुनूनी क्यों है। क्योंकि वो डरता था कि जो भी उसके करीब आएगा वो उसकी हकीकत जानकर उससे दूर चला जाएगा। वो बुरी तरह एहसास कमतरी का शिकार था। जब उसकी माँ ने उसे स्कूल भेजी तो उसके नाम के पीछे किसी का नाम ना लगाया जाए तो ये सवाल कितना अज़ियतनाक होता है। जब वो बचपन में अपने हम उम्र लोगों को अपने वालिदैन के साथ देखता तो उसे ऐसा महसूस होता। जब उसने पूछा जाता कि तुम्हारा बाप कौन है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। वो जब उससे ये बस सब बातें सहना सीख ली थी तो वालिद अपनी कमी पूरी करने के लिए उसके पास आ गया और उसकी माँ मर गई। उसे अपना बाप पसंद नहीं था और जो उसकी माँ को नाज़ेबा अल्फाज बोलता था उसे मारता था, और उसकी माँ उसके बाप को कहती थी उसके बच्चे को वो अपना नाम दे। और फिर अपनी कमी पूरी करने के लिए उसके वालिद ने उसे अपना नाम दिया जब उसे ये नाम नहीं चाहिए था। तब जब वो महज 8 साल का था, एक छोटे बच्चे के जहन पर क्या बीती होगी और उसका अंदाज़ा है किसी को, शायद किसी को नहीं। और फिर बाप भी मर गया। अब लोग उसे उसके वालिद के नाम से पूछते नहीं हैं, लेकिन उसकी रूह वो अब ज़ख्मी हो चुकी है। उसे सब याद है। क्या वो अज़ियत भूली जा सकती है? उसे खुद से नफ़रत थी और बेहद नफ़रत। एक दिन उसके चाचू थे जिनके साथ वो अच्छा था और उसके साथ अच्छे थे। वो दूसरा उसका वाहिद दोस्त क़यान सिकंदर। वो बचपन से महरूमी का शिकार था। रिश्तों को महरूमियाँ कहते हैं कि चीज़ों की महरूमियाँ इंसानी मोहब्बत से ज़ाइल कर देता है, लेकिन रिश्तों की महरूमियाँ उनका कोई नेमो बदल नहीं होता। वो अब ता क़यामत नाजायज़ ही रहने वाला है। अब दुनिया नहीं, जाज़िब कमाल खुद जानता है कि वो नाजायज़ है और इनसिक्योर था कि रिश्तों को लेकर वो तभी नहीं चाहता था कि जिसे वो चाहता है उसे कोई देखे या चाहे। उसे डर था कि वो कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। जाज़िब कमाल के पास अब कोई रिश्ता नहीं था और उसने अपनी महरूमी में खुद गर्जी को चुना था। खुद गर्ज होते हुए भी वो खाली हाथ रह गया। यमन वहीद बामुश्किल ज़मीन से उठती, खुद को घसीटते कमरे से बाहर निकल गई और उस शख्स के पीछे जाना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि उसे उसके वजूद से फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे बताना चाहती थी कि उसका कोई कसूर नहीं। जाज़िब कमाल वो उसके हवाले से बेकसूर है, यमन वहीद उसे बताना चाहती थी। और यहाँ पर हमारी सेकंड लास्ट किसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं लास्ट एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।